आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर न सिर्फ जारी है बल्कि इसमें शिद्दत आ चुकी है। कल और परसों मुसलसल 2 दिन 3,500 नए मरीजों का इजाफा हुआ। 101 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 27,188 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 16,800 केसेस का इजाफा पिछले एक हफ्ते में हुआ है। एक हफ्ते पहले इन्फेक्शन रेट 4.5% था, जो 7 दिनों में बढ़कर आज 8% हो चुका है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफे और SOPs की खिलाफ वर्जी पर संगीन वार्निंग दी है। NCOC के सरबराह असद उमर ने अपनी ट्वीट में अवाम से अपील की कि बराह करम बहुत मोहतियात रहे। नई लहर पहले से ज़्यादा शदीद और मोहलिक है। अगर SOPs पर अमल न हुआ तो सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद और पंजाब में कोरोना की हंगामी सूरत हाल जन्म ले रही है। आज इस्लामाबाद में 747 कोरोना मरीज सामने आए, जो अब तक एक दिन में इस्लामाबाद में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस थे। कल मुल्क में 3,450 और जिनमें से 1,868 पंजाब से थे। मुल्क के मौजूदा 27,000 एक्टिव केसेस में 12,500 से ज़ायद का ताल्लुक पंजाब से है। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात में स्मार्ट लॉकडाउन है। 2 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद हैं। NCOC के मुताबिक गुजरात के हॉस्पिटल्स में 75% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर और मुल्तान में 40% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं और लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और जिला अस्पताल में बेपनाह रश है। लाहौर में कोरोना की वबा खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। अस्पतालों में मरीजों का रश देखने में आ रहा है। इस वक्त पंजाब भर के अस्पतालों में कोरोना के 1297 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 151 वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में 546 मरीज जेर इलाज हैं और उनमें से 95 वेंटिलेटर्स पर मसनूई सांसें ले रहे हैं। मेयो अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 70 में से 58 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं, जबकि HDU में 141 मरीज जेर इलाज हैं। PKLI के 4 में से 3 वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं, जबकि सर्विसेज अस्पताल के 16 में से 12 वेंटिलेटर्स ने तशवीशनाक मरीजों की सांसें बहाल कर रखी हैं। यकी गेट अस्पताल के 4 वेंटिलेटर्स फुल हैं, जबकि मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में 11 वेंटिलेटर्स पर मरीजों को रखा गया है। सर्विसेज अस्पताल में 27 और जिना अस्पताल में 50 मरीज HDU वार्ड्स में जेर इलाज हैं। बेशक अल्लाह के फजल करम के बाद अब कोरोना वैक्सीन ही एक ऐसा सहारा है जिससे हमारे निज़ाम सेहत की पूरी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैक्सीन वाफिर मिक़दार में दस्तयाब है। हुकूमत के साथ निजी शोबा भी इस हवाले से मुतहर्रिक हो चुका है। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि वैक्सीन मंगवाने के लिए सूबाई हुकूमतों और प्राइवेट सेक्टर से तमाम बंदिशें उठा ली गई हैं। प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी जो भी उसके बंदिशें थी जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो हमने सब देख के एक एक करके तमाम रिमूव कर दी थी, ताकि कोई ऐसी रुकावट ना हो। प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करना चाहे, कोई सूबाई हुकूमत इंपोर्ट करना चाहे, उनके दरमियान कोई रुकावट ना हो, तो वो हमने सब क्लियर कर दी थी। सिर्फ एक बंदिश जो लगाई गई थी वो ये है कि आप इसको नॉर्मल एक दवाई की तरह, ये नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं बेच सकते। ये सिर्फ वो इदारे जो वैक्सीनेशन करने के लिए, कोविड की वैक्सीनेशन करने के लिए अप्रूव किए गए हैं, उनके जरिए आपने ये करना है। उसके अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन का तरीका है, क्योंकि आमतौर पे ड्रैप जो प्राइस सेट करती है किसी भी अद्वियात में से या और मेडिकल चीज़ों की, तो वो इंटरनेशनल प्राइस एक बेंचमार्क मार्केट प्राइस होती है, उसकी बुनियाद पे वो मैक्सिमम प्राइस सेट करती है। इस वैक्सीन की इस वक्त कोई इस्टेब्लिश प्राइवेट मार्केट की प्राइस है नहीं, तो वो ड्रैप कानून के अंदर एक लेजिस्लेशन के अंदर गुंजाइश मौजूद थी कि लैंडेड कॉस्ट की बेसिस पे और एक प्री डिटर्मिन्ड मार्कअप के साथ वो प्राइस सेट की जा सकती है। परसों चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंची। अब तक चीन 15 लाख वैक्सीन बतौर तोहफा भी दे चुका है। परसों निजी फार्मा कंपनी ने रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की 50,000 खुराकें इम्पोर्ट की हैं। अभी ड्रैप ने रूसी वैक्सीन की कीमत का तयन नहीं किया है। फिलहाल ये वैक्सीन रजिस्टर्ड मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मुफ्त लगाई जा रही है।
कराची में आगा खां हॉस्पिटल ने मुअम्मर अफराद को घर बैठे मुफ्त वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। वैक्सीन लगवाने वालों से सिर्फ तिब्बी अमले की फ़ीस वसूल की जाएगी। अहम पेशरफ ये भी है कि कल यूरोपीय यूनियन की मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मौसर और महफूज करार दे दिया। 4 रोज़ पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत यूरोपियन यूनियन के 9 ममालिक ने एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल आर्जी तौर पर रोक दिया था, लेकिन अब शुकूक व शुबहात दूर हो गए हैं। गोया कि वैक्सीन का अब हुसूल पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर हो रहा है और इसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान जो साइनोफार्म वैक्सीन ख़रीद रही है, जो कि पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बल्कि कलीदी तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसकी मज़ीद खुराकें बहुत जल्द पाकिस्तान पहुँचने वाली हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल अंदरून सिंध ख़ास तौर पर कराची में भी दरपेश है। वो आवारा कुत्तों का आवाम को काटने का अमल, और ये बहुत ही सीरियस अंदाज में ये फैल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने इसका बड़ा संगीन नोटिस लिया है। बार बार वार्निंग देने के बाद उन ज़िलों में जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मौलिक अंदाज में, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में फैल रहा है, उनके MPOs को उनकी मुअत्तल की है, जिनमें कि फरियाल तालपुर और जामशोरों के MPA शामिल हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सिंध में अंदरून सिंध, कराची समेत दूसरे शहरों में भी बड़ा संगीन मसला है, और वो मसला ये है कि रोज़ाना सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट लेते हैं। इसके संगीन नताइज भी होते हैं और अमवात भी हुई हैं। बहुत ही सीरियस मामला है। इसकी आवाम की तशवीश हाई कोर्ट में भी पहुंची, अदालती कार्रवाइयाँ भी हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से तंबी वार्निंग्स भी जारी की, मगर अब सिंध हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में जनाब आसिफ अली जरदारी की बहन और रतोडरो से मुंतखब रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर और जामशोरों से मुंतखब ज्ञान चंद इसरानी की सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मामले पर काबू नहीं पाया गया, इस हवाले से भरपूर एक्शन नहीं हुआ, तो इलाके के मुताल्लिका MPs के ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। कल सिंध हाई कोर्ट की सक्खर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि सिंध में कुत्तों के काटने की खबर आए रोज़ देखने को मिलती हैं। मुंतखब नुमाइंदे कुत्तों के काटने के केसेस पर काबू पाने में नाकाम हो गए हैं। 3 रोज़ कबल दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा था कि जिस इलाके में कुत्तों ने शहरियों को काटा, वहाँ के MPO को मुअत्तल किया जाएगा। जवाब में सरकारी वकील का कहना था कि कुत्तों के काटने के वाक़यात से MPs का ताल्लुक़ नहीं है। अदालत ने वकील से कहा कि हमारा मुंह न खुलवाया जाए, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना MPs का फ़र्ज़ है। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें मालूम है कि बल्दियाती इदारों के फ़ंड्स कहाँ जाते हैं और कमीशन कौन बटोर रहा है। पता है ऑफिसर्स फंड में से किसे कमीशन देते हैं। आज सिंध हुकूमत ने केस को सक्कर बेंच से सिंध बेंच मुंतकिल करने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दरख्वास्त भी दी। साथ ही कहा गया कि सिंध हुकूमत का कोई भी केस जस्टिस आफ्ताब अहमद की अदालत में ना लगाया जाए। ये इसके बावजूद है कि सिंध में कुत्तों के काटने का अमल और ये मामला जो है ये पिछले 1 साल से जारी है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा जारी है, और बार बार ये सूरत हाल सामने आई है। और इस हवाले से हुकूमत सिंध और उसकी वज़ीर सेहत ने अजब उज़ुर पेश किए हैं। आप कुत्तों की बात कर रही हैं, वो लोकल गवर्नमेंट का है मसला, वो लोकल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को हम हिदायत करें कि वो कुत्तों को छेड़ें नहीं, उनको जो है पत्थर नहीं मारें। कुत्ते जो हैं वो अटैक कर लेते हैं बच्चों को स्पेशली, तो हमें भी बच्चों को समझाना चाहिए। हर बच्चा या बड़ा जो है जिसको कुत्ते ने काटा होता है, उसके लिए रेबीज़ की वैक्सीन की ज़रूरत होती है, और हम पूरी प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हज़ारों की तादाद में भी कुत्ते फैल रहे हैं पूरे शहरों में, गांव में, हर जगह। ये हुकूमत सिंध की वज़ीर सेहत थी डॉक्टर अज़रा पेची, और आपने इनके बयानात से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सूरत हाल दरअसल कितनी संगीन है। वो कहती हैं हज़ारों कुत्ते फैल रहे हैं, कोशिश ये की जाए कि उनको छेड़ा ना जाए, बच्चों को काबू में रखा जाए, मगर क्योंकि ये वाक़या बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, इस पर सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला और उसका हुक्म कि MPAs की जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल कर दी जाए, इस पर हुकूमत सिंध ने बड़ा बुरा बनाया, जैसे कि भी हमने पहले भी बताया। और कल हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इसे नामुनासिब करार दिया। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A में नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी शख्स को सुने बगैर फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो आज जो अदालत ने फ़ैसला किया, क्या उन MPAs को सुन के दिया
या सुने बगैर दिया, सुने बगैर दिया, तो मैं समझता हूँ ये आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। ये कुत्ते काटने की जो कार्रवाई है या कुत्तों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, ये म्यूनसिपल फंक्शन है, ये किसी MNA MPA का फंक्शन नहीं है, ये सिंध हुकूमत का भी फंक्शन नहीं है, ये मकामी हुकूमत का फंक्शन है। तो जो जिम्मेदारी नहीं है किसी शख्स की, उसके ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला दे देना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। खैर, हमें नहीं पता कि इस वक्त मुकामी हुकूमतें कौन हैं, मगर सिंध हुकूमत का जस्टिस आफ्ताब अहमद पर अदम एतमाद एक तरफ, लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची के रहने वाले हों या सिंध के दूसरे छोटे बड़े शहरों में बसने वाले आवाम, कोई भी आवारा कुत्तों से महफूज नहीं है। कुत्तों के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल कराची की इंतजामिया के मुताबिक हैदराबाद, जामशोरो, रतोडेरो, लाड़काना, ठट्टा, नवाबशाह में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद पर कुत्तों ने हमले किए। इनमें से 8 वाक़यात पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में हुए, जबकि ठट्टा और नवाबशाह में 6 अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल हुए हैं। महकमा सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल सिंध भर में कुत्तों के काटने के 2,40,000 के करीब केसेस सामने आए, यानी यौमिया 650, और हर घंटे 27 अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए। जी हाँ, हर घंटे 27 अफराद, और ये महकमा सेहत सिंध खुद कह रहा है जहाँ ये केसेस रिपोर्ट हुए। इससे पहले 2019 में 1,92,000 शहरियों को सिंध में कुत्तों ने काटा। इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि किस कदर ये संगीन सूरत हाल है। पिछले साल 2,40,000 अफराद को कुत्तों ने काटा, उससे पिछले साल 2019 में 1,92,000 शहरियों को काटा, और ये हर घंटे में 27 अफराद को कुत्ते काट रहे हैं। और बहरहाल इस पर हुकूमत सिंध अदालती हुक्म पर और इस पर बहुत नाराज़ है। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं। हमें इख्तियार खोकर हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज्वाइन करें। इख्तियार खोकर साहब, बताइएगा कि ये तो 2019-2020 में लाखों लोगों को काट लिया, रोज़ाना दर्जनों लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, तो हुकूमत सिंध इस पर कुछ करने क्या इसमें अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई एक्शन हुआ है? जी खान साहब, इसमें तो देखें ना, ये जो केस है अदालत में वो पिछले 2019 से चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ये केस चल रहा है, और 1 साल से हुकूमत सिंध को ये अहकामात दिए जा रहे हैं कि इस मामले को कंट्रोल किया जाए। और एदाद-ओ-शुमार आपके सामने है कि ये मामला कंट्रोल होने के बजाय बढ़ रहा है। यानी कि अगर 1 साल पहले 1,92,000 थे, तो अब 2 लाख से 40,000, तकरीबन 2.5 लाख बढ़ गया है। तो इस पे ये हुआ कि अदालत ने सबसे पहले तो ये किया था कि जो म्युनिसिपल अफसरान हैं उनको उन्होंने कहा था कि जी वो ज़िम्मेदार हैं, और उनको मुअत्तल करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। तो अदालत के इस हुक्म पे सैकड़ों टाउन ऑफिसर्स और यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज और जो भी बल्दियाती अफसरान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, वो सस्पेंड हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस सारी सूरत हाल पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर अदालत में ये मामला आया और ये बात तशवीश पे आई कि अदालत इन ज़मीनी हक़ाइक़ पे गई कि असल में ये जो बल्दियाती इदारे हैं इनको चलाने वाले मुतल्लिका MPAs हैं, मुतल्लिका जो पीपल पार्टी के मुकामी रहनुमा हैं, गोया ये कि कहने की ये बात है, और आजकल तो वैसे ही मुकामी हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं कि सारी जिम्मेदारी मुकामी हुकूमत पर डाल दी जाए। हुकूमत सिंध इससे बरी ज़िम्मा है, लेकिन अदालत को और सबको पता है, पूरे निज़ाम को पता है कि अब जो मुकामी हुकूमतें चला कौन रहा है। इसलिए ये कार्रवाई फरियाल तालपुर साहिबा के ख़िलाफ़ और ज्ञान चंद इसरानी के ख़िलाफ़ हुई। जी खान साहब, वो तो अदालत के जो रिमार्क्स हैं उससे भी ज़ाहिर होता है। अदालत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने रिमार्क्स में अदालत ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि हमें पता है कि फ़ंड्स कहाँ जाते हैं, कमीशन कौन बटोरता है, और उसके अलावा यहाँ तो ये सूरत हाल है कि किसी MPAs के बगैर किसी इलाके के जो उनका ख़ास आदमी है जो तयशुदा है कि फलां टाउन ऑफिस में, फलां टाउन कमेटी में, म्युनिसिपल कमेटी में, उनके बगैर कोई टाउन ऑफिसर मुतकर नहीं हो जाता। जब तक वो NOC वहाँ से नहीं आती, वहाँ कोई तकर नहीं होता। आपको मैं रतोडेरो की मिसाल दे दूँ। रतोडेरो में जो वाक़या हुआ है जिस पर फरियाल तालपुर साहबा के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये एक मासूम बच्ची है, 5 साल की मासूम बच्ची है फरहाना, जिसकी आंख चली गई है कुत्ते के काटने से, उसकी आंख ज़ाया हो गई। आज तक उस बच्ची के घर वालों के पास कोई पूछने नहीं गया सरकारी आदमी कि आपका क्या हाल है। और वहाँ जो टाउन चीफ म्युनिसिपल का ऑफिसर लगाया हुआ है रतोडेरो में म्युनिसिपल कमेटी में, वो एक
सैनिटरी इंचार्ज है उसको गैरकानूनी तरक्कियाँ देकर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर दिया, और ये HQCG सर्विस जो है यूनिफाइड ग्रेड की सर्विस, उसकी जगह पे एक नॉन कैडर ऑफिसर को 17 ग्रेड को 18 ग्रेड में लगा दिया है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो अपना हल्का है, वो फलियाद टारपुर साहबा के हल्के के जो मेन म्यूनसिपल कमेटी है उसका ये हाल है। तो इस तरह के ये लोग रख देते हैं अपनी मर्जी के, और फिर उनसे अपनी मर्जी के काम रहते हैं। यहाँ तो ये मशहूर है कि ये जो अफसरान हैं ये इन लोगों के ATM मशीन से, ये ATM मशीन्स का काम करते हैं। और आजकल ये एडमिनिस्ट्रेटर की चार्ज है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को हासिल है, और असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले इतने तेज़ी से हो रहे हैं कि पिछले दिनों एक असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ बंगी ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया कि खुदारा मेरे पर रहम किया जाए, 6 माह में मेरे 9 तबादले किए गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये मतलब सूरत हाल है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग बरील जिम्मा हैं। यहाँ पूरा कंट्रोल इनके पास है, यहाँ पटवारी से लेकर टीचर से लेकर SP DC से लेकर कोई भी इनके बदली नहीं हो सकता। ये जो लाखों की तादाद में जिनको कुत्ते काट लेते हैं, ये बड़ा जाहिर है कि सीरियस एक मामला होता है। तो इनके इलाज के लिए जाहिर है कि इसके लिए रेबीज़ की वैक्सीन वगैरह चाहिए, और अभी हमने अजरा पोचियो की बात सुनाई थी कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इन बेचारों के इलाज का क्या है? अपने बच्ची की तस्वीर दिखाई 5 साल, इसकी आँख चली गई, और जाहिर है कि वक्ती तौर पर फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं हो सका। क्या ये जिनको ये जो रोज़ाना सैकड़ों लोगों को कुत्ते काटते हैं, इनका इलाज का क्या होता है? ये खान साहब, ये इसके मामले पर भी जो रिपोर्ट्स आई हैं अदालत के सामने, उस पर अदालत ने अपने आर्डर में इस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है कि आपको सिविल हॉस्पिटल जैसा कराची का सबसे बड़ा, मतलब सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेज आते हैं, पूरे सूबे से, पंजाब से, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, वहाँ आपको वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अदालत ने तो इस पर ये एक बहुत बड़ी नाअहली है जिसकी वजह से, और आपके जो BHUs हैं दूर दराज के इलाके में, वहाँ तो मतलब आदमी तस्वर भी नहीं कर सकता कि वहाँ कुत्ते के काटने के आपको वैक्सीन मिले। और उसके अलावा इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, 1 अरब रुपए रखे हैं कि रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से। पिछले साल 30 करोड़ रुपए इस मनसूबे के जारी हुए, इस साल 7.5 करोड़ रुपए जारी हुए, लेकिन 1 रुपया ये लोग खर्च नहीं कर सके, क्योंकि अभी तक वो बना नहीं सके कि मनसूबा चलेगा कैसे, उसका कोई सेटअप नहीं है। और आज सिंध हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहार दे दिया और कहा कि जी हमने ये मनसूबा शुरू कर दिया, यानी जिसका कोई सेटअप नहीं है, कोई मनसूबे का कोई नामो निशान नहीं है, उसको उसका इश्तिहार दे दिया कि जी आपने ये, और नंबर दे दिया कि लोग जो है ना इस नंबर पर शिकायत करें, कुत्ते आपको अगर कहीं नज़र आते हैं तो हम उनको पकड़ेंगे, उनको वैक्सीन करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। तो मतलब ये एक पूरी नहर नंगरी है। यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार होकर बहुत तफसील से इस संगीन सूरत हाल की अक्कासी कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने फरियाल तालपुर साहिबा की और ज्ञान चंद इसरानी की सूबाई असम्बली सिंध की मेंबरशिप सस्पेंड की। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरबूत रियासती काविशें काम आ रही हैं, अपना रंग दिखा रही हैं। बैनुल-अक़वामी सियासत में पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी का एक नया आलमी इमेज उभर रहा है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में पाकिस्तान और तमाम रियासती इदारे यक ज़बान, यक सिमत और यकसुई के साथ पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी और मईशत को मुंसलिक करके माशी रवाबित का मुनफरिद रोड मैप बनाया गया है, जिससे कदोखाल वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। कौमी सलामती डिवीज़न और 5 थिंक टैंक्स पर मुश्तमिल एक एडवाइजरी बोर्ड बना है, जिसने कल और परसों अपनी नौइयत के पहले सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद भी किया, और पूरी दुनिया ने बहुत गौर से इसकी जो यहाँ पर डिस्कशन था और जो तकारीर हुई थी उसको फॉलो किया। इस पेशरफ्त ने पाकिस्तान को म्यूनिक कॉन्फ्रेंस और शंग्रीला मुज़ाकरात जैसे सिक्योरिटी डायलॉग की सफ़ में शामिल किया, और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत की पहली मुनफरिद काविश है। सिक्योरिटी डायलॉग में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने और इसके अलावा एकेडमिया ने, साबिक सिफारतकारों ने और अपने अपने शोबे के माहिरीन ने दुनिया पर एक ज़बान में वाज़े कर दिया कि मुस्तहकम पाकिस्तान और ख़ित्ते के ताल्लुकात
पाक भारत ताल्लुकात ही इस मसले का हल है, उसमें बेहतरी हल है। और इसके लिए यकीनन जो सबसे अहम इशू है ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से कश्मीर के मसले का एक पुरअमन हल इस पूरे खित्ते की किस्मत बदल सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनूब और मशरक़ी एशिया में माशी ताउन पर जोर दिया और कहा कि मसला कश्मीर के बावकार हल में ही इस पूरे खित्ते की माशी कामयाबी है। ये जो लोकेशन है इसका सिर्फ फ़ायदा हम तब उठा सकते हैं जब हमारे रीजनल पीस हो। चाइना से तो हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान बड़ी देर के बाद एक उम्मीद मिली है पीस की। एक तरफ ईरान है, एनर्जी उधर से हमारे वो डेफिशिएंसीज पूरी हो सकती हैं। हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इशूज़ है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीर एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें। अगर वो कश्मीरियों को जो उनका राइट है, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना पाकिस्तान के लिए। वहाँ भी बहुत गुर्बत है, तो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ। We are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. We have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. We are doing our bit, but a major contribution is to be made by the global player through their cooperation. We also have a hope in the form of incoming US administration, which can transform the traditional contestation into a gainful economic win-win for the world in general and the region in particular. South Asia can be the starting point for regional cooperation. इस इंतहाई अहम पॉलिसी तकरीर में जो लाइव दिखाई गई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई इत्तेहाद के हामिल माशी रोड मैप पर भी तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि इस जोग्राफियाई माशी नुक्ता नज़र के 4 बुनियादी सतून हैं। पहला सतून पायदार अमन, दूसरा पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत, तीसरा तिजारती रवाबित का फ़रोग और चौथा सतून माशी तरक्की और खुशहाली है। In order to carve a promising future for our people, it is important for us to embark upon a solid economic roadmap backed up by infrastructural development and regional integration. Our choices with respect to the same have been clear and explicit. This geo-economic vision is centered around 4 pillars. 1, moving towards a lasting and enduring peace within and outside. 2, non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. 3, boosting intra-regional trade and connectivity. 4, bringing sustainable development and prosperity through establishment of investment and economic hubs within the region. बहुत ही खुशकुन पेशरफ से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गोया कि सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ ये कि रियासत पाकिस्तान के तमाम सतून, बल्कि जो हुकूमत के बाहर भी माहिरीन हैं, चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे दूसरे माहिरीन हैं, और जो हुकूमत के अंदर माहिरीन हैं, ये सब यक ज़बान होके पूरी दुनिया को पैगाम दिया है, पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि कौमी सलामती के मामलात में, कौमी सलामती और मईशत से जुड़े मामलात में पूरी रियासत, पूरा पाकिस्तान यक ज़बान है। ये एक यकीनन एक बहुत ही यूनिक पहलू है इस पूरे माहौल का जो मुझे नज़र आ रहा है। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि ये 2 दिन का डायलॉग या कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक पाकिस्तान की नई पॉलिसी की अक्कासी की जा रही थी। जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म साहब की विज़न है, जिसमें इक़्तिसादी सिक्योरिटी और ह्यूमन वेलफेयर वो
कोर है और उसके बाद हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। अब दुनिया बार बार ये बात करती है कि पाकिस्तान क्या सिविल मिलिट्री एक पेज पे है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इन 2 दिनों के बाद अगर किसी को कोई शक रह जाता है तो फिर उनकी नीयत साफ़ नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ़, जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने ये 2 दिन इनेकाद किया है इस कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो हमने फ्रेमवर्क सामने रखा है वो सारा कंसेंसस से है। मतलब हमारी डिवीज़न तो ये काम ज़ाहिर बात है ख़ुद नहीं कर सकती ना, वज़ीर आज़म साहब की विज़न है, तमाम अहलकार आके बोले हैं, लीडरशिप बोली है, और आपके साथ बाहर से दुनिया के चीन से, अमेरिका से एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे जिन्होंने तायीद की है इस बात की कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो एक मुस्बत सिमत है। बदकिस्मती से ख़ित्ते में कुछ और मुल्क जिस तरफ जा रहे हैं वो मुस्बत नहीं है। तो हमें फिर भी अमन के लिए कोशा रहना है, यही विज़न है जो सामने रखी गई है। इसमें हमने एक इंक्लूसिव पॉलिसी का नया मंबा भी सामने लाए हैं एडवाइज़री पोर्टल के ज़रिए, जहां पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंसिया डायरेक्टली हुकूमत के साथ लिंक होगी पॉलिसी मेकिंग में। तो ये डायरेक्शन अब बिल्कुल वाज़ेह है। अब बात इम्प्लीमेंटेशन की है, ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सिमत क्या है। तो पैगाम रसानी यानी कि दुनिया के तमाम ऐसे ममालिक के क़ुव्वतें जिनका जो पाकिस्तान और इस खित्ते के मामलात में जिनका इंटरेस्ट है, हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर जो है, हमें मालूम है कि कल ये कॉन्फ्रेंस हुई, मगर इसका एहतमाम है कि ये मैसेज, इसका एक एक आंसर जो है वो तमाम मुल्कों को जो कि इसमें दिलचस्पी रखते हैं, क़ुव्वतों को पहुँच जाए, ये भी इंश्योर किया गया है। एग्जैक्टली यही बात है जी। तो उसमें वर्चुअल जो हमारी ऑडियंस थी वो कुछ हज़ारों में थी, और यही हम चाहते थे कि दुनिया को भी ये बात बावर कराई जाए कि ये जो आपने नैरेटिव एक पाकिस्तान का बनाया हुआ है जो आपको शायद सूट करता है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है, गलत है, माजी में भी गलत था, लेकिन अब तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। और इसमें देखिए वो जो पहलू सामने रख दिए गए, बिल्कुल अगर मैं सिंपल बयानिया आपको दूँ, पाकिस्तान अमन के लिए, इक्तिसादी तरक्की के लिए खड़ा है। सिक्योरिटी की हमारी डेफिनेशन है कि पाकिस्तान का सबसे डिप्राइव्ड तबका भी जो है उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन कोर इंटरेस्ट पे किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। ये बेसिक कंक्लूजन है जो 2 दिन की निकलती है। क्या हम अब इसका साथ साथ अमली सबूत भी दुनिया को फराहम कर रहे हैं? क्योंकि एक जानिब तो बहरहाल हम FATF की जो शराइत हैं हमने तकरीबन सारी पूरी कर ली हैं, दूसरी जानिब हम IMF प्रोग्राम में, ये तो रहा माशी मामलात, लेकिन अफ़गानिस्तान का बड़ा कलीदी मसला है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है इसमें। रूस, चीन, अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस है, ईरान है, फिर उसके बाद हमारे खित्ते के हालात, भारत के साथ हमारी इंगेजमेंट है, हमारे DGMOs के दरमियान बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, ईरान के साथ हमारी इंगेजमेंट है। गोया कि हम जो ये बात कह रहे हैं इसका हम अमली सबूत भी और प्रैक्टिकल सबूत भी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं और फराहम कर रहे हैं। देखिए कामरान साहब, आपने खुद ही मिसालें दे दी हैं, और ये तमाम चीज़ें इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं, इसी नज़रिए का हिस्सा हैं। इसमें मैं एक बात लेकिन ज़रूर कर दूं, देखिए जब पॉलिसी आप किसी तरफ लेके चलते हैं ऐसी दुनिया में या ऐसे खित्ते में जहां बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, चीन और अमेरिका का तनाव है, रूस और अमेरिका का तनाव है, हिंदुस्तान का गठजोड़ अमेरिका के साथ, फिर अफ़गानिस्तान के मामला, तो ये नहीं होगा कि आपको अमली तौर पे बिल्कुल स्मूथली एक प्रोसेस नज़र आएगा कि आज ये फ़ैसला हुआ तो बात उस तरफ चली गई। इसमें हिकअप्स भी आएंगे, मसाइल भी आएंगे, कई दफ़ा ऑप्टिक्स जो बात होती है कि जी मुस्लिम दुनिया हमारे साथ रही कि नहीं रही, ये बातचीत ऊपर उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन इसी के बीच में से जो असल सिमत है वो देखते रहिए। वो है ना अंग्रेज़ी की इस्तिलाह कि डोंट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़, यानी छोटी छोटी चीज़ें शायद ऊपर नीचे नज़र आएँ, लेकिन जो सिमत है वो जहां आज बयान हो गई पिछले 2 दिन में, वो पाकिस्तान की सिमत है, और उसी को सामने रख के पॉलिसी भी बनेगी। और इंशाल्लाह जब ये अमली जामा इसको पहनाया जाएगा तो वही पाकिस्तान की बका है जिसमें पाकिस्तान का इनफरादी शहरी उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, इक्तिसादी तरक्की हो, ताकि वसाइल इतने बढ़ जाएँ कि मिलिट्री सिक्योरिटी भी और स्ट्रॉन्ग हो, और ह्यूमन वेलफेयर की तरफ भी जो आम शहरी है उसके लिए भी उतने ही मौक़े फराहम किए जाएँ। एक बात और, इसमें कोई ये गलत मतलब ना ले, मैं देख रहा था 1-2 कहीं ऐसे ही किसी ने बात की हुई कि जी इसका मतलब है कि अब बाकी चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। नहीं, हमारी अफवाज को और रिसोर्सेज चाहिए, जो हमारे खित्ते में मामलात हैं अभी वो अंडर रिसोर्स्ड हैं। ह्यूमन वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, अभी बहुत और अखराजात इन पर करने वाले हैं।
कोर पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्यों है? इक्तिसादी तरक्की आएगी तो वसाइल आएंगे जिनसे ये तमाम सतून जो हैं रियासत के वो और मजबूत होंगे, और यही हमारा गोल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोईद यूसुफ, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की एक और ज़रूरत है, कौमी कॉरपोरेशंस की निजकारी हो, हुकूमत के कंट्रोल से ये बाहर हो, और जो निजकारी का हमारा रुक गया है वो आगे चले। मगर हमारा एक और मसला है कि जो निजकारी हमने की वो भी दुनिया के लिए बदतरीन मिसाल बन गई। उसमें के इलेक्ट्रिक एक बहुत अहम बदतरीन निजकारी का एक नमूना है, जिसमें कि हमने कोई वादे पूरे नहीं किए, और यकीनन कराची की इकनॉमिक सिक्योरिटी इससे मुंसलिक है। बिजली का निज़ाम बेहतर हो, पानी का निज़ाम बेहतर हो, और इसकी सबसे बड़ी इसका नुकसान कराची को हो रहा है। और शंघाई इलेक्ट्रिक जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि यकीनन के इलेक्ट्रिक में आना चाहती है, इसमें सरमायाकारी करना चाहती थी, 3 साल से उसका ये प्रोग्राम प्लान वो सब धरा का धरा रखा है। हुकूमत अब इस सिलसिले में एक अमली एक्शन प्लान दिखा रही है। वज़ीर आज़म ने इसके लिए बड़े कलीदी इक़दाम किए हैं पिछले चंद दिनों में। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची के हवाले से एक उम्दा डेवलपमेंट है। यहाँ के बिजली के निज़ाम को तबाही से निकालने और के इलेक्ट्रिक बहरान के ख़ात्मे की उम्मीदें रूनुमा हो रही हैं, और इसकी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है। के इलेक्ट्रिक के आंसू पोंछने के हुकूमती अमल का बाकायदा आगाज़ हुआ है पिछले ही चंद रोज़ में। दरअसल के इलेक्ट्रिक की मौजूदा सूरत हाल 2016 से निजकारी प्रोग्राम की बदतरीन नाकामी की मिसाल है। KES पावर में शामिल अबराज और अलजुमाया ग्रुप ने अक्टूबर 2016 में शंघाई इलेक्ट्रिक को के इलेक्ट्रिक के 66.4 शेयर्स की फ़रोख्त के माहिदे पर दस्तखत किए थे। 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा चुकी, PTI की हुकूमत के 2.5 साल गुजर चुके, मगर मामलात जू के तू हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान में ये बात मुश्तरका है कि दोनों ने इन मामलात को तरजीही बुनियाद पर हल कराने की मुतअद्दिद यकीन दहानी कराई, खुद भरपूर कोशिश की, लेकिन ना वसूलियों और अदायगी के तनाज़ात हल हुए और ना ही हुकूमती क्लियरेंस और मंजूरी मिली। यकीनन के इलेक्ट्रिक की निजकारी के मामलात में ताख़ीर बैरूनी सरमायाकारों के लिए अलार्मिंग पैगाम है, क्योंकि शंघाई इलेक्ट्रिक $10 बिलियन की सरमायाकारी के साथ तैयार बैठी है, जबकि अब तो सऊदी सरमायाकार भी दुहाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते सऊदी अरब की अल जुमाया होल्डिंग के सरबराह शेख अब्दुल अजीज़ अल अहमद पाकिस्तान ख़ास तौर पर आए। उन्होंने सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप, वफाकी वज़रा, तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की, और इस तनाजुर में परसों हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के हुक्काम वाजबात और वसूलियों के तनाज़े हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सालिस मुकर्रर करने पर मुत्तफ़िक भी हो गए हैं। इस पूरी सूरत हाल क्या है के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़े दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में सब जानते हैं, और इसको बड़े ही पुरअसर अंदाज में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने कल एक इंटरव्यू में बयान किया। कराची इलेक्ट्रिक के जो इन्वेस्टर्स हैं, सऊदी प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आए थे। बड़ा अच्छा काम ये है कि उनका मुसलसल इंटरेस्ट बाकी है, मगर चाइनीज एक कंपनी है जो मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अच्छा, वो खरीदना चाहती है KEC के मेजर शेयर्स ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे, और बिलियंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। KEC के साथ किस वजह से प्रॉब्लम है कि KEC ने कुछ पैसे लेने और कुछ देने, उसका हिसाब नहीं हो पा रहा। अगर हिसाब हो जाए तो जो खरीदने वाला है उसको पता चल जाए कि मैं खरीद क्या रहा हूँ, तो उसके अंदर एक कली जब गुफ्तगू हुई तो एक बात ये हुई कि आर्बिट्रेटर एक मुकर्रर होगा, जो आर्बिट्रेटर अकाउंट्स देखकर ये बात तय कर लेगा कि किसने क्या देना है। एक तो ये है कि वो आर्बिट्रेटर मुकर्रर हो जाएगा, तो चाइनीज कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाहती है कराची इलेक्ट्रिक में वो करे। 5 माह कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने भी के इलेक्ट्रिक को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए बिजली निज़ाम के तमाम फरीक़ैन को एक बेस पर बिठा दिया था। के इलेक्ट्रिक के वाजबात, वसूलियों और बकायाजात के तस्वीर और मार्कअप के तयन की हिदायत की थी। दरअसल के इलेक्ट्रिक की कहानी 15 बरसों पर मुश्तमिल क़ज़िया है, और मुशर्रफ हुकूमत ने नवंबर 2005 में KEC की निजकारी की थी, जिसे सऊदी अरब के अल जुमाया ग्रुप ने ख़रीदा था। सितंबर 2008 में दुबई के अबराज कैपिटल ने अल जुमाया ग्रुप से अक्सरियती शेयर्स और कंपनी का इंतजामी कंट्रोल संभाला था। हैरत की बात यह है कि 15 साल से कंपनी में सरमायाकारी करने वाले शेयर होल्डर्स को ₹1 भी मुनाफा नहीं दिया, और यही वो दुहाई है जिसको लेके अल जुमाया होल्डिंग के चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज़ ने पिछले चंद रोज़ में पाकिस्तान की लीडरशिप से मुलाकात की। उनका कहना था, Difficulties facing the company is, as you know, is always, it's normal in any company. You are facing a lot of difficulties, but mainly is receivables from the government,
this is one of the major issues that we are facing. The company, even though the company was turned to be a profitable company, but unfortunately because of these payments and delay of these payments, the company result is in the minus. There is a new investor, Shanghai Electric. They are a utility company with the experience and know-how that they have, and we are sure that this will boost KA Electric more and more. बहरहाल बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक के फैसला कुन एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के पास अब ये जिम्मेदारी है कि मसले का हल होगा और इस जानिब में बड़ी पेशरफ्त होती नज़र आई है। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं, इसका एक न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव तज़िया हासिल करते हैं। पाकिस्तान में एनर्जी उमूर के मुमताज़ एक्सपर्ट समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये सिर्फ कराची का मसला है, ये जो पाकिस्तान का ओवरऑल जो एनर्जी का एक क्राइसिस है ये उससे जुड़ा हुआ है और इसके रेजोल्यूशन से क्या उसकी बेहतरी का भी इम्कान निकल सकता है? देखिए डेफिनेटली ये एक तो कुछ इसका मसला लोकल है और कुछ पूरे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ये रिसीवेबल्स पेबल्स का इशू है, ये तो जैसे कि आप जानते हैं कि चूँकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ यूनिफॉर्म टैरिफ है, तो इसलिए गवर्नमेंट टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी या टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम का एक अमाउंट होता है। इसकी वजह से रिसीवेबल पेएबल में ये प्रॉब्लम फंस गई है और इसी वजह से जो है ये मसला जो है, अगर आप समझें कि ये जो प्रॉब्लम्स के इलेक्ट्रिक को आज फेस करने पड़ रहे हैं, यही प्रॉब्लम्स बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो दूसरी हैं लेस्को, फेस्को या आईएसको, उनके साथ भी यही मामलात हैं। तो आज अगर हम के इलेक्ट्रिक को के मामलात को जब रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी बाकी कंपनीज़ को भी मैनेज करने में और उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर को देने में। तो समीउल्लाह इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है समीउल्लाह तारिक साहब कि ये एक शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि दुनिया की बड़ी तरीन कंपनीज़ में से एक है, वो कहती है वो $10 बिलियन की सरमायाकारी के साथ वो मुंतज़िर है पिछले 5 साल से, और इनका और शंघाई इलेक्ट्रिक का ये मामला हो गया और हम इस मसले को 2 हुकूमतें जो हैं वो उसको हल नहीं कर पाई। क्या वजह है? देखिए डेफिनेटली शंघाई इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी है, 1.5 लाख मेगावाट से ज़्यादा सप्लाई है, दुनिया के 40 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। जो हमारे यहाँ मसला है, देखिए हुकूमती लेवल पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि जो के इलेक्ट्रिक के जो पेएबल्स हैं एनटीडीसी को, उसके ऊपर एलपीएस का एक क्लॉज है जिसकी वजह से उन्हें उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज की लाइबिलिटी है। दूसरी तरफ जो टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम का उनका जो पेएबल है गवर्नमेंट को, उसके ऊपर जो है उन्हें इंटरेस्ट नहीं अक्रू हो रहा। तो ये दोनों का जो डिफरेंशियल है वो अमाउंट बहुत बड़ी है। जो गोया कि जो इनको हुकूमत को देना है तो उस पर मार्कअप लग रहा है, जो इनको हुकूमत से ले रहा है वो उस पर मार्कअप नहीं लगा रहे। तो ये जो है ये इनकॉन्ग्रुएंस है और इसकी वजह से जो है कि अगर इसकी पूरी हिट आप के इलेक्ट्रिक पे डाल दें तो के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर को, और अगर वो शेयर होल्डर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो कंज्यूमर पे हिट आएगी। अच्छा, किसी भी हुकूमत के लिए ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि हम ये अमाउंट जो रिसीवेबल है इसको हम माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने का मतलब हमारे मुल्क में चूँकि हालात ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से पिछली हुकूमत भी ये नहीं कर पाई और ये हुकूमत भी शायद अभी तक इस वजह से इसको अभी तक नहीं कर पाई। तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है आपको चीज़ें लॉजिकली देखनी पड़ेंगी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाकायदा चीफ जस्टिस जो हैं वो माशाल्लाह उसको लीड कर रहे हैं पूरी चीज़ को, प्राइम मिनिस्टर, अब सब लोग इसमें आ गए। मतलब एब्सोल्युटली अगर आप चलें एक ये बात भी सोच लें कि अगर तो मैं ये प्रॉब्लम इस शेयर होल्डर चूँकि ये जा रहा है इस पर अगर हम डाल भी दें तब भी जो अगला शेयर होल्डर आएगा वो ये कहेगा मुझे इसका परमानेंट रेजोल्यूशन चाहिए, वरना मैं भी ज़ाहिर है कोई भी चीज़ जो सस्टेनेबल नहीं है उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ऑन द पॉजिटिव साइड अगर ये मसला हल हो जाता है, जैसे लगता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बहुत भरपूर तरीके से चाहते हैं, तो इसके नताइज जो हैं वो एक तो कराची जो इकनॉमिक हब है, जो जाहिर है कि मुल्क की मईशत का 60% यहाँ से इंजन चलता है, उस पर क्या असरात होंगे और ओवरऑल मुल्क पे क्या असरात होंगे अगर इसका एक हल निकल आता है पॉजिटिव? देखिए एब्सोल्युटली इसके आप 2-3 एंगल हैं। अगर आप ये देखें कि के इलेक्ट्रिक की जो डिस्पैच ग्रोथ है यानी बिजली की जो सेल की ग्रोथ है वो पूरे मुल्क से खासी ज़्यादा है पिछले 8 साल का एवरेज, ठीक है। 7 से 8% इनकी एवरेज सेल की ग्रोथ है, जबकि पूरे मुल्क की 4 से 5% है। उसका रीज़न ये है जो आप बता रहे हैं क्योंकि कराची इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो और दूसरी बात ये 2 एंगल है कि एक तो कराची को संभालना और दूसरा एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना कि इसकी बेस पे हम बाकी डिस्कोर्स की अब बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन कोशिश कर रहा है कि उनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करे और उनके भी लॉसेस कम करें। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक तो एक रोल मॉडल था ना, इसी वजह से इसको पहले प्राइवेटाइज भी किया था क्योंकि इंटीग्रेटेड यूटिलिटी थी। तो आज अब हम जब अगर ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा
तो आगे की जो हमें प्राइवेटाइजेशंस करनी है वो करना भी तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है आप ये नहीं चाहते कि ये डिस्प्यूट्स चलते रहें, तो ये चीज़ें क्लियर और अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो उसका जो पॉजिटिव फॉल आउट है, जो इसका जो बेहतरी नज़र आएगी खासतौर पर कराची में और ओवरऑल भी। एब्सोल्युटली। और शंघाई इलेक्ट्रिक के आने से ज़ाहिर है शंघाई इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंपनी है। फिर दूसरा है कि उनकी जो बारगेनिंग पावर है, जो स्पीड है एग्जीक्यूशन की, वो अनमैच्ड है। मतलब हम पाकिस्तान की किसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस स्पीड में इतना बड़ा चेंज ला सकती है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि ये डील होना जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सबील तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे माशी हवाले से एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया जिसके ज़रिए 61 सनतों ने कैप्टिव पावर को जो गैस सप्लाई हुकूमत ने मुनक़ता की थी और उसका कहा था कि उसको अब नहीं दे सकते, उसको बरकरार रखा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि माशी फ़ैसले करने का हक़ हुकूमत को हासिल है। ये बहुत अहम फ़ैसला है, उसका ताल्लुक भी मईशत से। इसकी तफसील आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक इंतहाई अहम फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कल सनतों को इजाफी गैस फराहमी की जाने से मुताल्लिक़ केस में स्टे ऑर्डर खारिज करते हुए हुकूमती फ़ैसला बहाल कर दिया। साथ ही अदालती स्टे ऑर्डर के दौरान बढ़ जाने वाले गर्दिशी कर्जे की तफसीलात भी तलब की गई। 61 सनतों की जानिब से कैप्टिव पावर प्लांट्स को इजाफी गैस फराहमी बंद करने का हुकूमती फ़ैसला चैलेंज किया था। कल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बहुत अहम रिमार्क देते हुए कहा कि अदालतों को रियासत के माशी मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये मामला मुल्क की मईशत और गर्दिशी कर्ज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। गर्दिशी कर्जा स्टे ऑर्डर से बढ़ा तो हर्जाना ऐसे स्टे ऑर्डर मांगने वालों पर डाला जाएगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था कि मज़ीद हुक्म इम्तनाई से कौमी ख़जाने को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदालत एक दिन के माशी नुकसान की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आज सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने अदालत को बताया कि सनती गैस लोड से मुताल्लिक दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। हुकूमत 31 मार्च तक कनेक्शन मुनक़ते नहीं करेगी। 15 मार्च को इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाही ने स्टे ऑर्डर जारी किया था। उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम के दलाइल सुनने के बाद कल इसे खारिज किया। बहुत अहम बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पावर कराया है कि हुकूमती माशी मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए अदालत की, और इसका उन्होंने फैसला किया। आपके शायद इल्म में हो कि हुकूमत FBR में ट्रैक एंड ट्रैकिंग सिस्टम लाना चाह रही है। बहुत ही दूररस मामला है जिससे कि कलीदी सनतों में टैक्स की जो चोरी है उसको रोका जाना उनकी ख्वाहिश है और इस मनसूबे पर अमल दरामद शुरू होना चाहता है कि सिंध हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और जिसका जिक्र कल वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता काबीना के इजलास में भी किया और उन्होंने फौरी इक़दाम दिए कि इसको चैलेंज किया जाए। इस अहम फैसले पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल दिया, इस पर बात करते हैं। जनाब बैरिस्टर साद रसूल मुमताज़ कानूनदान हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, बहुत अहम मामला है क्योंकि इस किस्म के मामलात एग्जीक्यूटिव के पावर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को साल हा साल जो है वो स्टे कर देते हैं और ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स किया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ये इंडस्ट्रीज़ के कैप्टिव पावर का मामला था और उन्होंने उसको विकेट भी किया है और उसके साथ उन्होंने इस सिलसिले में बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। खान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान के जहाँ पे माशी मसाइल के ऊपर हम अक्सर ही टेलीविज़न के ऊपर भी दीगर जगहों पे भी बात करते हैं कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसे इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस करे जिसकी वजह से हमारी मईशत बेहतर हो, हमारे गर्दिशी कर्जे के अंदर कमी हो, हमारी दीगर जो इकनॉमिक जो चीज़ें हैं उनमें बेहतरी आए। वहाँ पे साथ ही साथ इस बात के ऊपर कुछ अरसे से बात हो रही थी कि उन मामलात का क्या बनेगा जहाँ पे FBR ने लोगों से, फैक्ट्रियों से, कमर्शियल एंटरप्राइजेज से टैक्स लेना है लेकिन अदालतों के किसी स्टे ऑर्डर की वजह से वो साल से नहीं दिया गया। जहाँ पे हमारी गैस प्रोडक्शन SNGPL ने, SSGPL ने या वापडा ने या लेस्को ने या बाकी दीगर यूटिलिटीज़ की एंटरप्राइजेस ने जहाँ पे किसी से फ़ीस लेनी है, किसी से कोई पेमेंट लेनी है और अदालतों के स्टेज की वजह से वो अभी तक नहीं हो पा रही और साल से फंसी रहती है, उसका नुकसान पूरी तरह हुकूमत के नेशनल एक्सचेकर के ऊपर पड़ता है और उसका रिजल्ट यह है कि नेशनल एक्सचेकर से वो गरीब आदमी तक पड़ता है, आम आदमी तक पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई होती है और दीगर चीज़ें होती हैं।
तो अदालतों के अंदर ये बहुत अरसे से ये बार के अंदर बात हो रही थी कि फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर इस तरह स्टे जारी नहीं करना चाहिए। मैं इसके अंदर एक और भी आपको बात बताता चलूँ कि इसका बहुत देरीना ताल्लुक है, ये अदालत का फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेरेंस के बड़ा देरीना ताल्लुक है हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव में भी। 2012 उस वक्त आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट काफ़ी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही थी, तो इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा कि अदालती इंटरफेरेंस जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क है कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फाइनेंशियल कंट्री की फाइनेंशियल इशूज़ को देखने के लिए। और मेरा ख्याल है कि आज का अतर मनल्ला साहब का फैसला जो कि आइंदा मुझे यकीन है कि दीगर हाई कोर्ट्स भी इसको फॉलो करेंगी, उसकी वजह से इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा और मुल्क की बेहतरी होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा एक टेक्निकल ज़रा मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए कि इसका स्टे ऑर्डर के हवाले से भी उन्होंने बड़ा रिमार्क्स दिए हैं कि इसके दौरान जो नुकसान हुआ है वो भी हम आपसे लेंगे, और स्टे जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया था और फिर अब उन्होंने कहा है कि उसको विकेट भी किया है और उस हवाले से रिमार्क भी दिए। तो ये स्टे देना होता है अदालत को, ये उसकी लीगल और उसकी जिम्मेदारी होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे। स्टे देना कोई लीगल जिम्मेदारी अदालत की नहीं होती। जब ये केस शुरू के अंदर फाइल किया गया तो उस वक्त तक अभी हुकूमत ने अपने दलाइल नहीं दिए थे। जो 61 कंपनीज जिनकी बिहाफ के ऊपर ये केस फाइल किया गया था उनके वकला हजरात ने दलाइल दिए और कहा कि हमारे साथ इम्तियाजी कार्रवाई हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो गैस जो कि दीगर सब लोगों को दी जा रही है एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर वो हमें भी दी जाए। हुकूमत ने क्यों ऐसी पॉलिसी पास की है कि हम जो कि कैप्टिव पावर बनाते हैं, और मैं सुनने वालों के लिए बताता चलूँ कैप्टिव पावर प्लांट्स वो हैं जहाँ पर किसी टेक्सटाइल कंपनी ने अपना एक छोटा सा पावर का यूनिट लगाया हुआ है जिसके अंदर गैस की फराहमी से उसमें बिजली बनाई जाती है और उस बिजली के से वो वाली फैक्ट्री चलती है, उसको कैप्टिव पावर कहते हैं कि वो बिजली का छोटा सा कारखाना सिर्फ फैक्ट्री चलाने के लिए लगाया गया है। तो कारखाने वालों ने कहा कि हमें आप गैस क्यों नहीं दे रहे, हम अपनी बिजली बना के अपने कारखाना चलाना चाहते हैं और बाकी तमाम पाकिस्तान को गैस मिल रही है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस के ऊपर जब केस एडमिट किया गया तो अदालत ने उस पॉलिसी को स्टे कर दिया और हुकूमत से कहा कि आप आके अपना जवाब दें। आज कल जब हुकूमत के वकला हजरात पेश हुए और ख़ासतौर पे सेक्रेटरी साहब पेश हुए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पॉलिसी कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस दी जाएगी उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जब पाकिस्तान के पास गैस के ज़खायर तो बहुत वाफिर थे लेकिन बिजली का बहुत सख्त बहरान था। बिजली क्योंकि नहीं आ रही थी तो फैक्ट्रीज चल नहीं रही थी, तो उस वक्त एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई कि गैस हम फैक्ट्रीज को दे देते हैं ताकि वो उस गैस के थ्रू अपनी बिजली बनाएं और अपनी फैक्ट्रीज चलाएं। आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर बिजली वाफिर है लेकिन पाकिस्तान के अंदर गैस का बहरान आ सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हुकूमत के पास ये सवाबदीद है, सेक्रेटरी साहब ने अदालत के सामने पेश किया कि हुकूमत ये चाहती है कि वो पॉलिसी जो एक और वक्त में बनी थी जब बिजली कम थी और गैस ज़्यादा थी उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रेगुलर बिजली जिस तरह दीगर सब लोग लेते हैं ये फैक्ट्रीज वो वाली बिजली लें या किसी ऑल्टरनेटिव एनर्जी के थ्रू अपनी फैक्ट्रीज चलाएं। अदालत ने यह दलाइल सुनने के बाद अपने ऑर्डर के अंदर कहा और अपने ऑर्डर के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पहले जो बात हमारे सामने की गई थी अब हुकूमत की बात सुनने के बाद वाज़ेह हुआ है कि इस पॉलिसी में बड़ी विजडम है। हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकनॉमिक और मईशत के दीगर तमाम चीज़ों को देखने की। अवाम हुकूमत वक्त से ही पूछेंगे कि मईशत के अंदर क्यों नहीं बेहतरी आई, मुआशी तौर पे मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, और अदालत इस पॉलिसी को जो कि बज़ाहिरन ठीक लगती है उसको अदालती कार्रवाई के थ्रू नहीं रोकेगी। हुकूमत का ये एग्जीक्यूटिव डोमेन है और इसके अंदर अदालत इंटरफेयर नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में इलेक्शन साफ शफाफ हो नहीं सकते और अगर उसकी कोशिश की जाए तो वो भी तनाज़े का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना का फैसला था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सामने लाया जाए और इसके लिए इक़दामात का आगाज़ भी किया गया है, मगर अपोजिशन ने अभी से इस मामले को रिजेक्ट कर दिया है। इसकी तफसीलात जानते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तानी जमहूरियत का ये अलमिया है कि शाज़ व नाज़र ही कभी किसी इंतखाबी नताइज को मिन हैसुल कौम या मिन हैसुल तमाम सियासी जमातें तस्लीम किया गया हो। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे उंगलियां ना उठाई जाए और जिनके ख़िलाफ़ तहरीक ना चलाई जाए। पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर में इंतखाबात में साफ शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुख्तलिफ अक़साम की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए इंतखाबात में वोट्स कास्ट किए जाते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है, इमरान खान हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल किया जा सके ताकि अवाम को धांधली के इल्ज़ाम से उनकी जान छूटे। इस हवाले से काबीना की गुज़िश्ता इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को शफ़ाफ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल नागुज़ीर है। EVM मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अहमद प्लीज़ कि हर कैबिनेट में हमें पता चले EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्टरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने तजवीज़ पर गौर के बगैर ही हुकूमती काविश को मुल्क भर में इलेक्शन चुराने का नया ज़रिया करार दे दिया है। इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं होते। इलेक्शन के नताइज को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अभी बात ही की थी कि अपोजिशन ने उसको मुस्तरद कर लिया। पाकिस्तान में 2017 और 18 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुताल्लिक़ इब्तदाई काम भी हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट भी बना था। ज़िमनी इलेक्शन में इसे टेस्ट भी किया गया था मगर मज़ीद पेशरफ़्त नहीं हो सकी और अब हुकूमत एक नया आगाज़ करने जा रही है। अमरीका और भारत में इंतखाबात के दौरान EVMs का इस्तेमाल खासा कामयाब रहा है, गो कि वहाँ भी इक्का दुक्का धांधली की शिकायत आती रही हैं, मगर भारत में अदालतों में इन वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ कई केसेस ज़ेर समाअत हैं, जबकि इस मरतबा अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से मशीन हैक किए जाने से लेकर उसके नताइज को टेम्पर किए जाने तक के इल्ज़ामात लगाए। तो फिर किया जाए। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान की EVM के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए काविशों की हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। बताइएगा कि कब से अभी सुन रहे हैं EVMs की बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात एक बार फिर शुरू हुई है, इस वक्त इसका स्टेटस क्या है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है? कामरान साहब, तकरीबन 2 साल से पार्लियामेंट में EVM और BVM दोनों के तजर्बात से मुतल्लिक, बल्कि 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये पार्लियामेंट में पड़ी है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया जो उसे करना चाहिए था कि इलेक्शन एक्ट में ये लिखा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट होगा और उस पायलट प्रोजेक्ट के रिपोर्ट पार्लिमान में जाएगी, पार्लिमान उस पर बहस करेगी और उसके बाद फिर इलेक्शन एक्ट 2017 की वो शिक अमेंड होगी और उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी EVM और BVM इस्तेमाल हो सकेंगी। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आए 2020 के अप्रैल में, उन्होंने एक रिमाइंडर भी भिजवाया। ये रिमाइंडर था दूसरी मरतबा उन 550 कापियों के साथ ऐवान में ये रिपोर्ट दोबारा भेजी गई, लेकिन अब तक उस वक्त से लेकर अब तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इमरान खान ने ये कहा है कि उन्हें काबीना के हर इजलास में इस पर अपडेट चाहिए, तो उसके बाद अब ऐसे लगता है कि जो मुतलका वजारतें हैं उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 2 मॉडल जो हैं वो जेर गौर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि पार्लिमान इसमें अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसमें बराह रास्त कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 मॉडल्स हैं उनमें एक मॉडल जो है ये फिलिपाइन का मॉडल है, जिसमें ऑप्टिकल स्कैनर्स जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मौजूद होंगे और जो तमाम पोलिंग स्टेशन का वहां से मटेरियल है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाकर वो ऑप्टिकल स्कैनर्स में डाल के उनकी गिनती की जाएगी। लेकिन ये इसके लिए बहुत कम मशीनें दरकार हैं, 1400 के करीब मशीनें दरकार हैं और इसके लिए जो अखराजात हैं वो भी ज्यादा नहीं उठाने होंगे। दूसरा मॉडल ये है वीवीपैट मॉडल, जिसमें वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। इसमें वोटर जो है मशीन पे अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा और उसके साथ ही उसकी पेपर ऑडिट ट्रेल है वो भी आ जाएगी। एक जानिब वो बैलेट बॉक्स में वो पेपर बिल्कुल उसी तरह जाएगा जिस तरह अभी एक बैलेट पेपर डाला जाता है, दूसरी जानिब जो गिनती है वो सेकंड्स में मुकम्मल हो जाएगी। जो ही पोलिंग खत्म होगी तो नतीजा सामने आ जाएगा। मगर ये दोनों मॉडल जो हैं, सदर आरिफ अलवी को इन दोनों मॉडल्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो टीम है उन्होंने ब्रीफिंग दे दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा है कि कब पार्लियामेंट में इस पे बहस होगी। इसमें हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है,
यहां पर सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट के जरिए एक सिंपल सी अमेंडमेंट करनी है। इलेक्शन कमीशन खुद भी ये समझता है कि साफ शफाफ इलेक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि एज इदारा भी उसका ये ख्याल है कि इसका इस्तेमाल जो है वो शायद इन शिकायत को ख़त्म ना करे तो बहुत हद तक कम कर दे। कामरान साहब, यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो इंटरनेट वोटिंग है इलेक्शन कमीशन उसको अपोज कर रहा है, जबकि ईवीएम बीवीएम को इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, क्योंकि जो इंटरनेट वोटिंग है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना 70 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है, उसमें जो एक उसमें टास्क फोर्स बनाई गई थी, उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इंटरनेट वोटिंग का सिस्टम हैक हुआ है। उसमें वो टेस्ट के दौरान उसे एक हैक करने की कोशिश की गई और वो हैक हुआ भी, तो उसने अपनी जब रिपोर्ट दी तो उसकी इलेक्शन कमीशन ने फिर मुखालफत कर दी, अपनी रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में भिजवाई है। लेकिन ईवीएम बीवीएम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात सामने आई जिन्हें दूर किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट वोटिंग के हवाले से हुकूमत ने एक नए कंसल्टेंट की हायरिंग के प्रोसेस में है, तो हुकूमत चाहती है कि नया कंसल्टेंट जो रिपोर्ट देगा तो ईवीएम बीवीएम के साथ फिर इंटरनेट वोटिंग का मामला भी जनरल इलेक्शन के लिए इसको आगे लेके जाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अदील बड़ाई हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।